नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। वंसिलिस की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं। कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ आज मौजूद हैं किशोर मेहर, जो कि किशोर मेहर मैथ्स क्लासेस के डायरेक्टर हैं। साथ में है प्रेरणा बारंगी, जो कि किशोर मेहर मैथ्स क्लासेस की स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। थैंक चलिए किशोर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। सबसे पहले चाहूंगी कि आप अपनी क्लासेस के बारे में बताएं और आपकी क्लास में मैथ्स स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं, इस जानकारी को हमारे साथ साझा करें। हमारी क्लासेस किशोर मेहर मैथ्स क्लासेस के नाम से चलती हैं। हमारी दो ब्रांचेस हैं, एक भीमनगर और एक हर्षवर्धन नगर। भीमनगर में मैं एक ही सर एक ही फिजिक्स क्लासेस के साथ अपनी क्लासेस रन करता हूं और साथ साथ उनके साथ राकेश दुबे कॉमर्स क्लासेस राकेश सर के अपने साथ अपनी क्लासेस रन करता हूं। और हर्षवर्धन नगर में मैं आदरणीय मशकूर खान सर जी के साथ मशकूर खान केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से उनकी क्लासेस चलती हैं, उनके साथ अपनी क्लासेस रन करता हूँ। अलॉन्ग विथ उनके साथ मैं एक सर और राकेश सर दोनों के साथ अपनी क्लासेस वहाँ पे रन करता हूँ। ओके, साथ ही मैथ्स स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में? मैम एवरेज इन हर साल लगभग 50 से 60 स्टूडेंट हमारे पास एवरी ईयर पास आउट होते हैं। बिल्कुल। चलिए प्रेरणा, आपसे भी बात करना चाहेंगे, अपने बारे में बताएं, किस स्ट्रीम से बिलोंग करती हैं, क्या कुछ हॉबीज़ हैं आपकी? थैंक्स फॉर बंसल ग्रुप जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और थैंक फॉर AK सर एंड किशोर सर जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर लाया। मैं मैथ साइंस स्ट्रीम की हूँ, PCM सब्जेक्ट है मेरा और बायोलॉजी एडिशनल है। बिल्कुल। चलिए किशोर जी, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूँगी। शिक्षा के क्षेत्र में हर कोई बेहतर प्रयास कर रहा है, हर कोई चाहता है कि हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुँचाई जा सके। बंसल समूह के भी कई सारे योगदान हैं इस क्षेत्र में, आप उन योगदानों को किस तरह से देखते हैं? मैम देखा जाए तो बंसल ग्रुप जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ के थ्रू, जैसे कि अभी देखा जाए जो टीचर्स के मोटिवेशनल लेक्चरर्स जो होते हैं उनकी जो बायोग्राफीज़ टाइप का कहना चाहिए जो प्रोवाइड करता है बच्चों के सामने, तो बहुत ही सही काम कर रहे हैं वो, ताकि उससे उन बच्चों के सामने भी एक मोटिवेशनल वीडियोस पहुंचते हैं जिसके थ्रू वो आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बंसल ग्रुप इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं। बंसल ग्रुप का बंसल ग्रुप का जी सॉरी मैम बिल्कुल। यानी कि आप यूजुअली कई सारी नीतियां हैं जिनसे रूबरू होते हैं और पसंद भी करते हैं, अपनाना भी चाहते हैं। प्रेरणा, आपकी ओर पे मैं रुख करना चाहूँगी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में अगला सवाल, क्योंकि यूजुअल मेथड्स बच्चे नहीं अपनाना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की ओर रुख करना चाहते हैं। बंसल समूह की किन नीतियों को आप पसंद करते हैं अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाए? हम बंसल ग्रुप की तो हर नीतियाँ ना बहुत अच्छी है, और अभी हमने बंसल ग्रुप की विज़िट भी की थी। वहाँ पर भी बहुत सारी नीतियों के बारे में बताया गया। वहाँ पर बहुत से लैब भी है जिसके बारे में हमें बताया, और वहाँ के ना सभी चीज़ बहुत अच्छी थी। वहाँ पर हमें एक सर ने ना ड्रोन के बारे में बताया, जिस ड्रोन के वर्ड्स को हम ना एक वर्ड समझते थे, ड्रोन का मतलब एक डिवाइस, उन्हें उस ड्रोन के वर्ड की एक मीनिंग बताई कि उस हर एक वर्ड में एक मीनिंग है, उस सब के बारे में बताया। वहाँ का सभी चीज़ बहुत अच्छी है। बिल्कुल, यानी कि वास्तविक चीज़ों से आपको रूबरू कराया गया जब आप बंसल कॉलेज में विजिट करने गई। बिल्कुल। किशोर जी, आपसे भी मेरा सवाल यही रहेगा कि बंसल समूह के कई सारे टेक्निकल एजुकेशन के लिए योगदान रहे हैं और हर वर्ग के क्षेत्रों में इसे उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए हम भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग इस क्षेत्र में और क्या प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं? जैसे कि मैम देखा जाए तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो बंसल ग्रुप प्रोवाइड करता है, तो उसके बारे में बच्चों को बताना, और एक इंडिविजुअल बच्चे के पास पहुंचने तक की जो स्कीम होती है कि स्कूल्स के थ्रू, कोचिंग्स के थ्रू, या जो भी हो सकता है इंडिविजुअल्स कैंप्स लगाना, जिसके थ्रू क्या होता है बच्चों के पास पहुंचा जा सके और उन्हें उनकी स्कीम्स के बारे में जो फैसिलिटीज़ बंसल ग्रुप प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्कॉलरशिप्स हो गए, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है, ताकि जो
ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे बिलोंग्स करते हैं, जो उनको लगता है कि कॉलेजेस तक पहुंचना थोड़ा सा नामुमकिन होता है, तो उनको इस चीज़ के बारे में बताएंगे तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा बेटर इफ़ेक्टिव रिजल्ट सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आपके अकॉर्डिंग अगर कैंप्स और सेमिनार आयोजित किए जाएं तो बच्चों की तरफ इस कदम को और ज़्यादा प्रभावी रूप से बढ़ाया जा सकता है। प्रेरणा, आपकी ओर भी रुख करना चाहूँगी। अब आपसे शेड्यूल में जानना चाहती हूँ आपका, क्योंकि कोरोना के काल से पहले बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स और ट्यूशन से अटैच थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन व्यवस्थाएँ शुरू हुई कोरोना काल में। अब आपका शेड्यूल किस तरह का है? अभी तो मेरा शेड्यूल थोड़ा नॉर्मल ही है, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है और हमें स्कूल भी अभी जाना ही पड़ रहा है, तो सब नॉर्मल ही है। बिल्कुल। और मतलब क्या, स्कूल मतलब कोचिंग्स भी रहती है हम लोगों की, और मैं अपना इसका मतलब डेली का बता दूँ। बिल्कुल, यानी कि आप कैजुअल शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं फिलहाल। और ये भी जानना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य को साथ में लेके चले, मेंटेन करके चले। आप किस तरह से इसमें सामंजस्य रखती हैं? मैं अपनी डाइट में तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती हूँ। मैं जैसे पहले थी वैसे आज भी ऐसे ही हूँ। बस थोड़ा ना बाहर के खाने को अवॉइड करती हूँ, और ना ज़रा स्वास्थ्य हेल्थ को लिया जाए ना, तो मैं अब थोड़ा योगा करने लगी, जिसमें मेरा सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन इन्वॉल्व है। सूर्य नमस्कार से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और मेडिटेशन से मेरा माइंड भी फ्रेश रहता है और पढ़ाई पे भी अच्छा मन लगता है। और वैसे भी कहते हैं ना, जिसका स्वस्थ स्वास्थ्य में ही स्वस्थ दिमाग विकसित होता है। बिल्कुल, जिस तरह से आप इस विचार को रखते हैं, हाँ। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल किशोर जी से है। किशोर जी, यूजुअली बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब पाए गए थे। अगर पिछले दोनों वेव्स की बात की जाए, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन और स्ट्रेस का माहौल बच्चों में नज़र आ रहा था, सिंस लॉकडाउन की स्टेट भी थी। और अब जाकर जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, किस तरह का बदलाव या किस तरह के चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं बच्चों में, जो फिलहाल उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं? जी, देखा जाए तो पिछले 2 सालों में जो पैंडमिक जो आया था, उसकी वजह से जो भी बच्चों में, कहना चाहिए बच्चों में तो साथ साथ बड़ों में भी कहीं ना कहीं एक डर फैला हुआ था। बहुत ही ज़्यादा पैनिक महसूस कर रहे थे वो, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और सभी के सभी लोग जो थे अपने घरों में बंधे हुए थे। जब पता चला कि लॉकडाउन लग चुका है, सबको घर में ही रहना है, तो बच्चे जो रेगुलर जो क्लासेस जाते थे, कोचिंग्स जाते थे, स्कूल जाते थे, जिनका बाहर जाना था, वो अचानक बंद हो गए, तो उनके मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो चुके थे। जब वो हमारे कांटेक्ट में जो हमारे बच्चे थे, कोचिंग्स के थे या स्कूल्स के थे, तो जब हमने उनसे कांटेक्ट किया, उन्हें मोटिवेट किया कि बेटा ऐसा है, अब जो भी होगा हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे आपको। उन लोग को ऑनलाइन लेक्चरर्स प्रोवाइड कर रहे थे, उन लोग के लिए ऑनलाइन हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे थे, तो उस तरह से देखा गया था। लेकिन धीरे धीरे जब स्थिति कंट्रोल में हुई, स्थिति कंट्रोल होने के बाद जैसे ही बच्चे ऑफलाइन आए, हमसे मिले और देखा, बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया कि सर बहुत ही ज़्यादा जो मुश्किल समय था उसको पार करके हम लोग अब आए हैं यहाँ पे। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, जब हम उस मुश्किल समय को पार करके यहाँ तक आ सकते हैं, तो आगे भी बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात कही आपने, और मैं समझ पा रही हूँ कि किस तरह से कोरोना काल में भी आपने बच्चों का साथ निभाया। एकेडमिक्स की बात अगर हो या डिप्रेशन से निकालना हो, हर एक बच्चा अपने टीचर को एक अच्छा गाइड समझता है और इसी तरह से उनकी हेल्प के लिए भी कामना करता है। प्रेरणा, आपकी ओर रुख करना चाहूँगी। अब जानना चाहूँगी कि आपने अभी तक क्या डिसाइड किया है कि जाकर आपको किस प्रोफेशन में कदम रखना है? हाँ, मुझे कंप्यूटर साइंस करना है। मैंने 8th क्लास में सोच लिया था कि मैं कुछ भी करूँगी तो कंप्यूटर की फील्ड में ही करूँगी, क्योंकि मैं तब से देखती आ रही हूँ कि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होते जा रहा है। हर जगह, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में चलना, हर जगह बस टेक्नोलॉजी। इसलिए ना मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, चलिए किशोर जी, प्रेरणा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं, लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं कि किस तरह से उन्हें आगे जाकर किस प्रोफेशन में कदम रखना है। उन बच्चों की करियर काउंसलिंग आप किस तरह से करते हैं? मैम, सबसे पहले जब भी बच्चा हमारे पास आता है, चाहे वो स्कूल में हो चाहे हमारी कोचिंग में हो, तो सबसे पहले हम उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कि वो किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में वर्क करना पसंद करता है। वो जैसे ही एडमिशन लेता है, उसके धीरे धीरे हमारे साथ घुलता मिलता है। टेस्ट हम लोग जो लेते हैं उसके बेसिस पे, उसके मार्क्स के बेसिस पे हम लोग उसको उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं उससे कि बेटा तू क्या करना चाहता है, आगे फ्यूचर में क्या है, तो वो बताते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग उसकी करियर काउंसलिंग करते हैं। जिस भी फील्ड से वो बोलता है कि सर मुझे इंजीनियरिंग करनी है या कुछ और करना है, अदर फील्ड में जाना है, तो हम उसके लिए उसके
जो परफेक्ट कहना चाहिए काउंसलर जो होते हैं हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं और साथ ही साथ उसके करियर की काउंसलिंग करते हैं। यूजुअली किशोर जी, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कई बार कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने माता पिता के साथ या अपने मेंटर्स के साथ, और यूजुअली पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं कि मेरा फ्रेंड अगर मैथ्स ले रहा है तो मैं भी मैथ्स ले लेता हूँ, या अगर कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है तो मैं भी वही कर लेता हूँ। कई बार बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, उन बच्चों को आप किस तरह से गाइड करते हैं? जैसे कि कभी कभी होता है कि फ्रेंड ने मैथ्स ले लिया है या फ्रेंड ने कॉमर्स ले लिया है या फ्रेंड ने कोई और अदर सब्जेक्ट ले लिया है, तो बच्चे भी उसी के साथ ले लेते। तो मैं कहना चाहूँगा बेटा कि फ्रेंड तो उसका इंडिविजुअल अपना सब्जेक्ट लेता ही है, हमें अपनी जो पसंद है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए। जो हमें पसंद है वही सब्जेक्ट हमें चूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हम एडजस्ट करना सीख जाएंगे। एडजस्ट आज करेंगे लेकिन फ्यूचर में उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो जो सब्जेक्ट, जैसे अगर हमें किसी को मैथ्स पसंद है तो उसे मैथ्स ही लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ पैशन को अगर पैशन जो अगर हमें किसी चीज़ को बनाना है तो हम क्यों ना हमारी पसंद को ही पैशन बना लें। इसलिए मैं कहूँगा कि जो सब्जेक्ट चूज़ कर ले, जो बच्चे चूज़ करते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद वो लोग चेंज करते हैं या कुछ होता है फ्रेंड्स की वजह से या किसी वजह से, तो मैं नहीं कहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि बच्चा जो आपको जो पसंद है आप वही करिए। बिल्कुल अच्छी बात है, और स्टूडेंट को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। प्रेरणा, आपकी ओर रुख करना चाहूँगी अब। यूजुअली जिस तरह से हम बात कर रहे थे आगे प्रोफेशन में क्या करना है, एक बच्चा स्कूल लाइफ में डिसाइड कर लेता है, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में एक गोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपना लक्ष्य किस तरह से निर्धारित करती हैं, कैसे उस पर काम करती हैं? मेरा लक्ष्य मतलब अब हाँ, वैसे तो ना मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से आप पढ़ती हैं या आप इस तरीके से स्कूल अपना शेड्यूल डिसाइड करती हैं कि आगे जाकर किस तरह से पढ़ाई करनी है, इसका डिसीजन किस तरह से करती हैं? मैं ना एक टाइम टेबल पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि ना टाइम मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और डेली रूटीन को देखा जाए तो मेरी सुबह की कोचिंग क्लासेस रहती है, फिर स्कूल से रहता है, फिर शाम इवनिंग टाइम में मेरी मैथ्स की क्लास है। इन सब बीच में ना अगर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना हो तो टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही ना अपना हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 1 से 1.5 घंटे देने का ट्राई करती हूँ, जिससे हर सब्जेक्ट कवर भी हो जाते हैं और मैं पढ़ भी लेती हूँ हर एक सब्जेक्ट को। और अगर इन सब्जेक्ट्स के बीच में अगर किसी क्वेश्चंस में या फिर किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो सर से पूछ लेती हूँ, वो सेकंड टाइम भी बहुत अच्छे से बताते हैं। एक ही सर, किशोर सर ना सेकंड टाइम भी बहुत अच्छे से बताते हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, और ये लोग हमारे लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं। बिल्कुल, और जितना हमने आपको जाना है प्रेरणा, हमें लगता है कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स पर ज़्यादा बिलीव करती हैं। किशोर, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी। किशोर जी, यूजुअली ऐसा प्रयत्न रहता है हर एक टीचर की तरफ से या कोई इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी कि बच्चों तक शिक्षा पहुंचे, और ना सिर्फ ऐसे बच्चों पर जो इसे अफोर्ड कर पाए, लेकिन बल्कि उन बच्चों तक भी जो इसके कांटेक्ट में नहीं हो, क्योंकि कई सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर बच्चे एजुकेशन से कई बार वंचित रह जाते हैं। सब पढ़े बंसल समूह का ये उद्देश्य हमेशा ही रहा है कि हर विद्यार्थी तक शिक्षा हम पहुँचा सकें। इसे और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसा कि बंसल ग्रुप तो ऑलरेडी कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है शिक्षा के क्षेत्र में। देखा जाए तो इंस्टीट्यूट्स चलते हैं भोपाल में, इंदौर में और साथ ही साथ मंडीदीप में। लेकिन इसके अलावा वो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में देखा जाए तो रीडेवलपमेंट का कार्य जो किया है, जो पहले हबीबगंज नाम से जो रेलवे स्टेशन जाता था और आज वो रानी कमलावती बाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वो वर्ल्ड क्लास कहना चाहिए हमारे पास रेलवे स्टेशन है। और साथ ही साथ अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो बंसल ग्रुप के पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बी और BS फार्मेसी के जो कोर्सेज कराए जाते हैं, और साथ ही साथ PG के जो कोर्सेज हैं एम टेक बोलिए या फिर MBA, तो उसमें बंसल ग्रुप का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर UG में देखा जाए तो UG के अंदर जो BTech करवाते हैं तो BTech के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं यहाँ पर है। मैकेनिकल ले लीजिए, सिविल ले लीजिए या फिर CS या फिर IT और EC, बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। बिल्कुल, और बेहतर रूप से हम लगातार प्रयास करते हैं कि बंसल समूह की ओर से कोई भी ऐसा बच्चा ना छूटे जिसके तक शिक्षा ना पहुंचे। इसके लिए कई सारी स्कॉलरशिप्स भी बंसल समूह की ओर से चलाई जाती हैं। प्रेरणा, आपकी ओर करना चाहूँगी। अब सोशल मीडिया पर हम चर्चा करना चाहेंगे। क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करती हैं? हाँ, मैं सोशल मीडिया उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, जितना मुझे ज़रूरत पड़ती है उसके लिए यूज़ करती हूँ।
बिल्कुल, और इसी विषय पर मैं किशोर जी आपसे चर्चा करना चाहूंगी। आप किस तरह से देखते हैं सोशल मीडिया का यूज बच्चों के लिए कितना सही है, कितना गलत है? वैसे तो सोशल मीडिया एक तरह से एडवांटेज उन बच्चों के लिए कई ज़्यादा हो जाता है कि वो लोग क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करते हैं, अपने कॉलेज सॉरी कोचिंग या कहना चाहिए स्कूल के जो ग्रुप्स हैं उससे ऐड रहते हैं, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहती है, किसी भी चीज़ को लेकर वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा देर तक या ज़्यादा यूज़ करने से उसके डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। कई बच्चे उसके एडिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गलत लाइनों में या गलत तरीके से उसका यूज़ करने लगते हैं। मैं कहूँगा कि एक्टिव तो रहिए, बट एक लिमिटेड, जिसके थ्रू आपको सिर्फ एडवांटेज ही उसका लेना है। बिल्कुल, यानी कि एक लिमिटेड यूज़ बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए भी। प्रेरणा, आपके ओर रुकना चाहूँगी। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस से ही गुजारा हो पा रहा था, बच्चे इसी तरह से पढ़ पा रहे थे, कनेक्ट रह पा रहे थे स्टडीज से। आपसे जानना चाहूँगी किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए उस दौरान, और किस तरह से किशोर सर ने आपकी सहायता की है उसमें? सर ने तो ऑनलाइन में भी मेरी बहुत अच्छे से हेल्प की है। पर ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस होता है। ऑफलाइन भी मतलब ऑनलाइन ना सब अच्छे से क्लियर भी हो जाता था क्वेश्चन, पर जो ऑफलाइन की बात है वो ऑनलाइन में नहीं है। पर सर ने पूरा सपोर्ट किया, एक सर ने भी पूरा सपोर्ट किया ऑनलाइन में। और हाँ, बस थोड़ा सा वहाँ पर जो ऑनलाइन जो पूछ पाते थे ना जो क्वेश्चंस, उसका ना जी, मतलब ऑफलाइन में जैसे अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं ना कि किसी भी क्वेश्चन का बिल्कुल। डाउट एकदम तेज करके, वैसे नहीं हो पाता था। पर बिल्कुल, यानी ठीक कि था। स्टूडेंट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट को जो ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू मिल रहा था। किशोर जी, इस पर ही मैं चर्चा करना चाहूँगी। यूजुअली अब क्या है कि आगे कंपटीशन का ज़माना है, आगे जाकर IIT, JEE या नीट की अगर बात की जाए तो बच्चे काफ़ी फोकस्ड रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर उस चुनौती से वो बेहतरीन तरीके से लड़ सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोरोना काल का इस पर प्रभाव पड़ा होगा? क्या बच्चों की क्षमता कहीं ना कहीं घटी होगी या बड़ी होगी? आपके हिसाब से क्या है? नहीं मैम, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिसका टारगेट या जिसका लक्ष्य निर्धारित रहता है उसके लिए ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मायने नहीं रखेंगी। जिन लोगों ने लक्ष्य अपना तय किया है कि मुझे IIT करना है या मुझे नीट करना है, तो वो बच्चे तो अपना टारगेट हासिल करके ही रहेंगे और उन्हें इस चीज़ों से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं पड़ा होगा। हाँ, थोड़ा सा रहता है कि जो ऑफलाइन क्लासेस वो जाते थे तो शायद उस टाइम पे उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग ऑनलाइन में भी इतना अच्छा कर रहे थे कि उनके लिए ये IIT और नीट जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पैदा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, चलिए अब ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि किशोर मेहर मैथ्स क्लासेस, इसका पर्टिकुलरली क्या गोल है, किस एथिक्स के साथ काम कर रहा है, कितने सालों से काम करता आ रहा है? मैम, ये क्लासेस लगभग पिछले 7 सालों से चल रहा है और जो हमारा टारगेट रहता है हर साल, हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करें, उन बच्चों के लिए हेल्प कर पाएँ जो किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से वो उतना वेटेज नहीं दे पाते हैं स्टडी को। तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल के दौरान, जो भी अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना का काल, तो उसके दौरान जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। और जी। हमारा जो मोटिव है वो यही है कि शिक्षा को और आगे तक और अच्छे स्तर तक ले जा पाएँ। बिल्कुल, और शिक्षा को अच्छे स्तर तक ले जाने के लिए हर एक इंस्टीट्यूशन अग्रसर है और लगातार प्रयास करता है कि हर विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंचाई जा सके। लेकिन शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज़ और फिजिकल एजुकेशन का होना भी एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। प्रेरणा, आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ आपकी हॉबीज़ हैं, क्या अच्छा लगता है आपको लीजर टाइम में? वैसे तो मेरी हॉबीज़ गार्डनिंग है और स्टैम्प कलेक्टिंग है, पर ना ऐसे नॉर्मल्स में मेरी डांसिंग है। और ना मैं लर्निंग पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि जहाँ से मिले वहाँ से सीखो। मैं हर चीज़ को सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल, और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ ही कह सकते हैं कि एकेडमिक एक्सीलेंस का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किशोर जी, आपकी ओर रुकना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि किस तरह से एक विद्यार्थी में इस तरह का सामंजस्य होना चाहिए कि ना सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस पर वो ध्यान दें, बल्कि अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी, जो कि इस दौर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर भी फोकस कर पाए। बिल्कुल, रहता क्या है कि बच्चे बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं तो उनका दिमाग थोड़ा सा
बोर टाइप का होने लगता है। तो मैं कहूँगा थोड़ा ब्रेक बीच में लेना चाहिए। तकरीबन 1-1.5 घंटा अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसे 5-10 मिनट का बीच में ब्रेक लेना चाहिए, ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके। और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप सुबह जल्दी जब उठते हैं, सुबह 5 बजे या 5:30 बजे जब भी आप उठते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्लासेस चालू हो ही जाती हैं। किसी की कोचिंग्स रहती तो किसी को जल्दी जाके अपनी सेल्फ स्टडी करनी होती। तो जब वो उठता है तो सुबह मेडिटेशंस हो गए, गार्डन में घूमना हो गया, जिससे हरियाली जब हमें सुबह सुबह जब देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा दिन जो रहता है वो एक फ्रेशनेस के साथ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो एक स्टूडेंट लाइफ के लिए मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, या फिर आप अगर कोई सा खेल पसंद है तो आप वो खेल ज़रूर खेलें। बिल्कुल, साथ ही किशोर जी, कई बार ऐसी कंडीशंस भी देखनी पड़ती हैं जब एक बच्चा चाहता है कि वो आर्टिस्ट बने या कुछ और बने, लेकिन सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से उसे मैथ्स या साइंस या केमिस्ट्री इन सब में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है, और कई बार वो बच्चा अपनी स्टडीज में उस तरह से फोकस नहीं कर पाता है। वो बच्चे आगे जाकर क्या कर सकते हैं? जनरली जैसे कि फैमिली का प्रेशर, आपने बताया कि फैमिली का प्रेशर की वजह से बच्चे सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं और अपनी जो हॉबीज़ होती है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक कर जाते हैं। तो मैं कहूँगा हॉबीज़ तो ऐसा है कि लाइफ में हम लोग साथ अलोंग विथ स्टडीज़ के करना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टडीज़ नहीं करेंगे तो आगे चल के जो जिस फील्ड में भी हम लोग जाना चाहते हैं वो तो फिर कहीं ना कहीं आगे हमें कहीं ना कहीं रोक लगा ही देगी। तो स्टडीज़ के साथ साथ अगर आप बैलेंस कर पाएँ तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन में भी ये सब चीज़ें चलती रहती है कि जिस बच्चे की जो भी हॉबीज़ रहती है, लाइक किसी को अगर सिंगिंग पसंद है या किसी को डांसिंग पसंद है, तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं, उसके लिए इनक्रेज करते हैं कि वो आगे फ्यूचर में जो है उसके लिए हम रास्ते खोल पाएँ, और जितना हो सकता है हम उसकी हेल्प ही करते हैं इस दौरान। बिल्कुल, साथ ही किशोर जी, अब मैं प्रेरणा से भी इस बारे में चर्चा कर लेती हूँ। किस तरह से उन्होंने कुछ ही देर पहले जिक्र किया है कि मेडिटेशन और योगा भी वो करने लगे हैं, शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज आया है। प्रेरणा, किस तरह से समझ पाई हैं इस महत्व को आप, और किस तरह से आपने इस सिचुएशन को हैंडल किया है पिछले दौरान, जब कई सारे बच्चे कहीं ना कहीं कई सारी मुसीबतों को फेस कर रहे थे? आपने किस तरह से हैंडल किया? मैं पहले ना ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं करती थी। पर जब से अभी 12th में आई हूँ, मेरे स्कूल्स में ना योगा होता है, तो वहाँ पर मैं योगा के टीचर्स से भी जुड़ गई हूँ। वहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बताती रहती कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हर चीज़ में योगा से बहुत कुछ हेल्प भी रहती है, और उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप हर चीज़ को अच्छे से कर पाते हो। पॉजिटिव एनर्जी मिलना भी ज़रूरी है हमारी बॉडी को। और अब बस इसलिए मैंने ना अपने स्केड्यूल में थोड़ा चेंज लाया है कि मैं थोड़ा योगा करूँ, मेडिटेशन करूँ, बस। बिल्कुल, यानी कि एक अच्छी कंडीशन की तरफ आपकी लाइफ आप लीड कर रहे हैं प्रेरणा। और किशोर जी, आपसे अब ये भी मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से एक बच्चा जब भी किसी इंस्टीट्यूशन में कदम रखता है तो प्लेसमेंट की फिक्र सबसे ज़्यादा सताती है। प्लेसमेंट आप किस तरह से सुनिश्चित करते हैं? साथ ही इस बात का भी जिक्र कीजिएगा कि आगे जाकर जितने भी चैलेंजेस बच्चे फेस करने वाले हैं इस कोरोना काल के बाद, उसके लिए किस तरह से वो खुद को तैयार कर सकते हैं? अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो 12th लेवल पे तो अगर देखा जाए तो उनके लिए तो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं बोर्ड्स के एक परसेंटेज ही रहेंगे। और अगर देखा जाए तो बच्चे बहुत ही थोड़े से इमोशनल होते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारा रिज़ल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगा, बेटा अपनी जो मेहनत है उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि मेहनत सिर्फ आपको जो रास्ता है, कोई अगर वो सिर्फ रास्ता ही दिखाएगा, लेकिन मेहनत जो मंजिल है उसके लिए तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर प्लेसमेंट देखा जाए तो इस कोरोना काल के बाद अगर देखें हम लोग, तो कई बच्चे जो होंगे उनके लिए स्टडीज़ ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि स्टडीज़ अगर जो करेगा वो आगे चल के फ्यूचर में उसके लिए बेटर ऑप्शंस उसके लिए खुल जाएंगे। बिल्कुल। और किशोर जी, एक छोटा सा संदेश उन बच्चों के लिए जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं यही कहूँगा, बेटा आप लोग के बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हैं आफ्टर 1.5 ईयर मंथ के बाद। उसके लिए आप लोग जितनी आपने पूरे साल भर तैयारी की है, जितने साल भर में आपने जितना भी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करे हैं, उसको एक बार अपनी जितनी ताकत आपने इसमें अभी जो 1 साल के अंदर लगाई है, उसे 1.5 मंथ में कोई ऐसा लूज़ ना करें, और उसी ताकत, उसी उत्साह और उसी जज्बे के साथ आप एग्ज़ाम को दें, ताकि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कर पाएँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पंसल न्यूज़ के साथ।